नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनालिटीज़ होते हैं, उन्हें मदऊ करते हैं, जिनका माशरे में एक अहम मुकाम होता है, जो माशरे के इस्लाह में और माशरे के में एक नई तब्दीलियाँ लाने के लिए उनकी रहनुमाई में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें आपको बता दूँ कि सियासतदान भी शामिल हैं, इनमें हुकूक़ इंसानी के जहदकार भी शामिल हैं, मुसन्निफ़ भी शामिल हैं, अदीब भी शामिल हैं और माहिर क़ानून जो हैं वो भी शामिल हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मोहताज तारुफ नहीं है, क्योंकि सियासत टीवी पर वो आते भी रहते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए प्रोग्राम भी पेश करते हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी है तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के और एक माहिर क़ानून भी है और उन्होंने LLB किया, फिर उसके बाद LLM भी किया है। तो बहरहाल वो क़ानूनी तौर पर भी अच्छी रहनुमाई करते हैं लोगों की। और फिल वक्त ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि राशन कार्ड्स का जब मसला चल रहा था उस वक्त भी उन्होंने बेहतर अंदाज में लोगों की रहनुमाई की थी। और फिर आप देखेंगे कि जब भी कोई ऐसा मसला छेड़ दिया जाता है, या CAA का मसला हो, या फिर आप अब देखेंगे कि SIR का मसला सारी हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इस मसले पर भी लोगों के कई शुकुक व शुबहात पाए जाते हैं। तो उन शुकुक व शुबहात को दूर करने के लिए हमने जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद को मदऊ किया है अपने स्टूडियो में। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। जी, जहाँ तक SIR का सवाल है, नाज़रीन आपको बता दूं कि जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद के बारे में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद में यानी जुमे के मौके पर या फिर आम दिनों में भी SIR के बारे में लोगों में शऊर बेदार करते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी खिदमत है। और हमने सोचा, ख़ास तौर पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली ख़ान ने जो सियासत हब फाउंडेशन कायम किया है, उसके तहत भी वो चाहते हैं कि हमेशा की तरह जो रिवायत रही है सियासत की, वो लोगों की मदद करना, लोगों की रहनुमाई करना और उन्हें यह बताना, उनमें शऊर बेदार करना कि SIR जो सारी हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अब तक 9 रियासतों और 3 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में भी किया गया है। 6.5 करोड़ लोगों के नाम हज़फ भी कर दिए गए हैं। तो और यहाँ के लोगों में भी बेचैनी पाई जाती है, उलझनें पाई जाती हैं। उन उलझनों को दूर करने के लिए जनाब मोईद साहब को, अब्दुल मोईद साहब को मदऊ किया गया है। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि तेलंगाना में SIR कब शुरू हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आप सभी जानते हैं, SIR यानी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से किया जा रहा है। और जैसा आप पहले बताया कि ये 12 स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका, अभी बहुत जल्द ये तेलंगाना में भी शुरू होगा। अच्छा, इससे पहले समझने की कोशिश करेंगे SIR क्या चीज़ है। ये एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल कार्ड है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए से किया जाता है और अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक 13 बार SIR हो चुका। ये लास्ट 2002 के पीरियड में लास्ट SIR हुआ था। ये SIR, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ ये प्रोग्राम है, ये नेम एडिशन और डिलीशन करने का एक सिंपल प्रोसेस है। अब ये तशवीश लोगों में बहुत पाई जा रही है अभी फिल वक्त। रीज़न ये है, जो पहले ऑलरेडी 13 बार जो SIR किया गया था और ये SIR में एक डिफरेंस है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहली बार सिटीजनशिप क्लॉज को SIR से जोड़ा गया। इसलिए ये आने के बाद SIR बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और हमारी जो तेलंगाना रियासत की खुशकिस्मती समझिए आप कि पहले 12 जो स्टेट्स में हुआ था उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। हमारे पास तेलंगाना स्टेट में अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम है और कोई अगर दस्तावेज़ बनाना है और प्रोसेस समझने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम है। इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि ये सियासत टीवी के ज़रिए से आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पास आउट हो। जी जी, आपने एक बात कही है कि ये 13 मरतबा SIR हो चुका है और इस मरतबा का जो SIR है वो इंतहाई पेचीदा है, क्योंकि सिटीजनशिप जो क्लॉज है उससे इसे लिंक कर दिया गया है। तो इस बारे में वजाहत करें, लोगों को समझाएं कि क्या चीज़ है ये देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जाने से सुप्रीम कोर्ट में भी एक एफिडेविट डाला गया। एक्चुअली सिटीजनशिप किसी को देना या निकालना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, लेकिन पहली टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट डाला गया कि सिटीजनशिप वो डिसाइड करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हक है। इससे ये टाइम का जो SIR है बहुत पेचीदगा हो रहा है।
अच्छा ये बताइए कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि एसआईआर के दौरान तकरीबन 2.89 करोड़ लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए और बीजेपी हुकूमत जो है ख़ास तौर पर जो अपोजिशन ज़ेर इक़्तिदार रियासतें हैं वहाँ पर, और ऐसी रियासतें जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ इक़्तिदार हासिल करने के लिए अजीब गरीब हरबे इस्तेमाल कर रही है। एसआईआर भी वो एक हरबा है। ये देखिए पूरा मुल्क भर से कई सियासतदान जो बीजेपी के हैं वो लोग खुलेआम बता रहे हैं कि मुसलमान के वोट को काटा जाए। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है। अभी ऐसे सोसाइटी, ऐसे कम्युनिटी अगर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, वोट, अपना वोट कैसे रखना है, ओके, ये प्रोसेस अगर एसआईआर का अगर समझ ले तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ऐसे कम्युनिटी काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी। अब जैसा प्रोसेस की बात आप कर रहे थे एसआईआर की, तो उस बारे में रोशनी डालिए। अभी देखिए, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तेलंगाना में भी एसआईआर प्रोसेस ऑलरेडी अनऑफिशियली स्टार्ट हो गया। जी। अनऑफिशियली इन द सेंस अभी बीएलओस काफ़ी एरियाज़ पर जा रहे हैं और इनिशियल प्रोसेस के तौर पर मैपिंग कर रहे हैं। अभी मैपिंग समझने की कोशिश कीजिए। जैसा थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एसआईआर को, ये जो 2026 का एसआईआर है वो 2002 के एसआईआर को बेस किया गया। अभी हर बीएलओ के पास, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो उनके पास उनके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप है। वो ऐप में 2002 के लिस्ट में जिसका भी नाम है, एआई के ज़रिए से जो 2002 के लिस्ट में नाम है उनके बेटा या बेटी के साथ मैपिंग किया जा रहा है। अच्छा, ये मैपिंग है। ये मैपिंग बोलते हैं। लेकिन ये इनिशियली ये लोग एआई के ज़रिए से मैपिंग कर रहे हैं। जिसका भी नाम जो एआई के ज़रिए से नहीं जुड़ रहा है वो अभी इंडिविजुअल घर पर, मकान पर जा रहे हैं और मैपिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस, जब एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि एसआईआर स्टार्ट होगा, तो हर बीएलओ ऑफिसर, जो बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं, वो आपके मकान पे आएंगे एक एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर। अच्छा। वो एन्यूमरेशन फॉर्म एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है। वो एन्यूमरेशन फॉर्म में जो फिल 2026 में जिसका भी नाम वोटर आई डी कार्ड लिस्ट में है उनको ही दिया जाएगा। अच्छा। अब जिसके पास वोटर आई डी कार्ड फिल वक्त नहीं है, 2026 में नहीं है, उनको फॉर्म 6 के जरिए से नया वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करना ज़रूरी है। तो जब एक ऑलरेडी 2026 में आपका नाम है तो आपको बीएलओ आपके मकान पर आकर एक एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। ये एक अहम फॉर्म है। ये इसके 2 कॉपीज आपको बीएलओ देंगे। एक कॉपी को भरकर आप उनको देना होगा और दूसरी कॉपी आपके पास सेफ्टी से रखना होगा। अब ये समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली एन्यूमरेशन फॉर्म क्या है। ये सारा खेल एन्यूमरेशन फॉर्म का ही है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कैसा भरना है, कैसा फिलअप फॉर्म करना है, तो बहुत एसआईआर बहुत आसान चीज़ है। अब ये एन्यूमरेशन फॉर्म जैसा बताया मैं आपको, एक ये प्री प्रिंटेड फॉर्म है। अब ये प्री प्रिंटेड फॉर्म में पहले अभी एग्जिस्टिंग वोटर आई डी कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका सीरियल नंबर, आपका पार्ट नंबर और आपकी जो वोटर आई डी कार्ड लिस्ट में फ़ोटो है वो फ़ोटो के साथ प्री प्रिंटेड ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। उसके बाद बाजू में और एक नया फ़ोटो पेस्ट करने का वो स्पेस है, वहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट करना होगा। अब ये फॉर्म को मोस्टली 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। अगर आप ये समझ लेंगे कॉलम ए बी सी क्या है, सारा खेल इसी में है। अभी जैसा मैं आपको बताया कि 2026 का जो एसआईआर है 2002 में बेस किया गया। तो आपका नाम अगर एसआईआर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कॉलम ए फिलअप करना होगा। अच्छा। अब ये देखेंगे कि सर्च कैसा करना है कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में है या नहीं है। इसके लिए आपको ये वेबसाइट का नाम है ceotelangana.nic.in। ये वेबसाइट में आपको जाना है। जाने के बाद आपको वहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, वो तेलंगाना, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर भी एक पेचीदगी क्या है, ये जैसा बताया मैं 2002 की लिस्ट है, वो 2002 के टाइम पर आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले आदिलाबाद 2002 में आदिलाबाद में था और फिल वक्त मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ नामपल्ली में हूँ, तो अगर मैं नामपल्ली सेलेक्ट करूँगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। वो आदिलाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर क्या वार्ड को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा? जी, वार्ड को भी सिलेक्ट करना उसके बाद वार्ड का जरूरी नहीं है। फिर वहाँ पर आपका नाम है, आपका नाम एंट्री करना है। नाम एंट्री करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कीजिए तो आपके नाम के जितने भी नाम है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डिस्प्ले होंगे। तो आपके वालिद का नाम और आपका नाम दोनों मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद वहाँ
पे एक सीरियल नंबर होता है, जी, जी। वो सीरियल नंबर और पार्ट नंबर नोट डाउन करके रखिए। अच्छा, बहुत और अच्छा। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में अगर है तो आप कॉलम ए फिलअप करना होगा। जी, और जी। ये इनिशियल प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। बीएलओ आपके पास आ रहे हैं, आकर एन्यूमरेशन फॉर्म देकर वो चले जाएंगे। चले जाने के बाद फिर या 2 या 3 दिन के बाद वो आपको एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्शन करने आएंगे। तब आप कोई दस्तावेज फील्ड वर्क देने की जरूरत नहीं है। अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको बस कॉलम ए में फिलअप करना है और आपके पास रखना है। जी, जी, जी। फिर अगर फॉर एग्जांपल 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, जी। आपके वालिद या वालदा का नाम या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना या वो नानी या दादा या वो दादी, किसी का भी अगर नाम 2002 की लिस्ट में है और आपका नाम 2002 की लिस्ट में अगर नहीं है तो आपको कॉलम बी में एंट्री करना होगा। अच्छा। उसके बाद फिर आपको बीएलओ को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जी, जी। उसके बाद फिर कॉलम सी, ना आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, ना आपका वालिद वालदा का है, ना आपका ग्रैंड पेरेंट्स का, किसी का भी नाम अगर 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आपको कॉलम सी में एंट्री करना होगा। कॉलम सी में एंट्री करने के बाद फिर अब फिल वक्त कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जब एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ को देंगे, उसके बाद कॉलम बी में और कॉलम सी में जिसका भी नाम है उन सबको एक नोटिस दी जाएगी। ये नोटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी कॉलम बी में और कॉलम सी में जो नाम है उन सबको नोटिस दी जाएगी। वो नोटिस में अब आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। वो नोटिस के ज़रिए से आपको ये बताया जाएगा कि फ़लाँ दिन आप फ़लाँ प्लेस पे आना है और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना है। अभी हम ये देखेंगे कि वो दस्तावेज क्या है। जी, जी। ओके, इनिशियली गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से 11 डॉक्यूमेंट दिए गए। और फिर से मैं वाजे कर दूं, ये कॉलम बी और कॉलम सी में जिसका भी नाम है खाली उनको ही दस्तावेज देना है। जी, जी। अगर आपका नाम कॉलम ए में तो कोई दस्तावेज कोई डॉक्यूमेंट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, जी, जी। अब ये दस्तावेज देखेंगे। पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हैं आप तो आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। जी, जी। अगर आप सेकेंड डॉक्यूमेंट, अगर आप एक पेंशनर हो तो आपका पेंशन आईडी कार्ड आपको देना होगा। जी, जी। या अब तीसरा, कोई एक कॉरपोरेशन में अगर आप काम कर रहे हो, कॉरपोरेशन यानी एलआईसी है, प्राइवेट बैंक्स है, एचएएल, आईडीपीएल जैसे कई कॉरपोरेशन है, अगर आप उसमें अगर काम कर रहे हो तो कोई वहाँ का एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। जी, जी। अब ये चौथा डॉक्यूमेंट एसएससी मेमो, एसएससी भी बोला जाता है, पीयूसी भी बोला जाता है। अगर आपका एसएससी डॉक्यूमेंट अगर है तो वो डॉक्यूमेंट ले जाकर आप बीएलओ को देना है। जी। ये फिफ्थ डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट, ये वैलिड पासपोर्ट या नॉर्मल ये वो जो पासपोर्ट एक्सपायर भी अगर हो गया, आप अगर लफ्ज़ आपके पास पासपोर्ट अगर है तो वो एक डॉक्यूमेंट देने से भी आपका नाम एसएआर की लिस्ट में रखा जाएगा। अच्छा। अब ये सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। और ये बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, काफ़ी है। लेकिन अब इसमें ये बर्थ सर्टिफिकेट को लेके ही काफ़ी लोग में डर और खौफ का माहौल है कि कई न्यूज़ ये बता रहे हैं कि आपको 2027 से पहले सबको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली ये बर्थ सर्टिफिकेट एक्ट पहले 1969 में करा गया था। उसके बाद फिर 2004 में अमेंड किया गया। लास्ट अमेंडमेंट अक्टूबर 1, 2023 को किया गया था। उसके वो अमेंडमेंट में ये बोला गया कि अगर किसी को भी आगे अगर आधार बनाना है, अगर वोटर आई डी कार्ड बनाना है, अगर स्कूल में एडमिशन लेना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या पासपोर्ट बनवाना है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट ड्यूटी में अगर नौकरी में अगर जाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया गया। लेकिन ये किसको करार दिया गया? जो कोई भी अक्टूबर 1, 2023 के बाद जिसकी पैदाइश हुई, खाली उनको ये करार दिया गया। अच्छा। लेकिन ये इसको मिस इंटरप्रेट कर कई लोग ये बोल रहे हैं कि हर एक को जो 1960-70s में जो पैदा हुए उनको भी बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम है। ये सरासर बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। ये एक वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक है। अगर आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट है तो काफ़ी है। 11 डॉक्यूमेंट्स का जो जिक्र किया है, अब किसी के पास एक पासपोर्ट है तो काफ़ी हो जाएगा? एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है। अच्छा। अब जो मैं 11 डॉक्यूमेंट जो मैं देख रहा हूँ उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बताने से भी काफ़ी है। लेकिन अभी 11 डॉक्यूमेंट बताने के बाद बोलूँगा इसका भी एक कट ऑफ डेट, वो डेट्स है जो सिटीजनशिप एक्ट के डेट्स है। जी, जी, जी। ओके, ये तो 6वां डॉक्यूमेंट हो गया था। ये 7वां डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से नहीं है ये फिल वक्त। एक्चुअली कास्ट सर्टिफिकेट में ST, SC और OBC रखा गया। जी हाँ। अभी यहाँ पर तेलंगाना में BCA, BCB, BCC, D और E भी है। जो E मुसलमानों को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से खाली ST, SC और OBC रखा गया। और ज़्यादातर
मुसलमान ओबीसी में आते नहीं है। ओबीसी में खाली 4 तबके आते हैं, वो एक कुरैशी ब्रदर्स और एक लद्दाफ, एक पिंजारे और एक चौथा मेहतर। अगर ये 4 अगर तबके में है तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट आप निकाल लीजिए। नहीं तो अभी ये बड़े कोई अहदेदार से भी बात हुई है, ये क्लैरिटी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तेलंगाना गवर्नमेंट को दी नहीं गई है, क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। वो होने के बाद इंशाल्लाह वो क्लैरिटी से बताया जाएगा। अब ये 8th डॉक्यूमेंट है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी बता दीजिए, आपका नाम रखा जाएगा। और एक 9th डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास 19 जुलाई 1 1987 से पहले अगर आपके पास कोई लैंड रिकॉर्ड्स अगर है आपके या आपके वालिद साहब के नाम पे अगर लैंड रिकॉर्ड कोई है तो वो एक डॉक्यूमेंट बताने से भी आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। और 10th डॉक्यूमेंट है फॉरेस्ट लैंड एक्ट बिल। ये तेलंगाना में अभी वाज़ेह नहीं है, ये खाली नॉर्थन स्टेट्स में जो जैसा बिहार, उत्तर प्रदेश में वहाँ पर ही लागू है। यहाँ पर फॉरेस्ट बिल एक्ट नहीं है। अभी 11th डॉक्यूमेंट है एनआरसी बस असम में एक किया गया था। अगर एनआरसी की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन वो तेलंगाना में फिलवक्त नहीं है। असम में किया गया था। असम में किया गया था। अभी देखिए ये जैसा ऐसा SIR बिहार में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई रिट पिटिशन दाखिल किए गए थे। वो पिटिशन दाखिल करने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के जानिब से ये बोला गया कि 12th डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको आधार कार्ड भी एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये आधार कार्ड भी पार्शियल एक्सेप्टेंस है। ये खाली आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक ये पार्शियल डॉक्यूमेंट है। तो अभी ये तो पूरे 12 डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये 12 डॉक्यूमेंट में भी ये सिटीजनशिप एक्ट को जैसा जोड़ा गया था उसको भी कट ऑफ डेट्स दिया गया। अगर आप कॉलम बी में अगर है आप और कॉलम सी में है, तो अगर आपकी पैदाइश जुलाई 1 1987 से पहले अगर है तो कोई एक डॉक्यूमेंट आपको बताना होगा। ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट बताना है। अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपकी पैदाइश अगर है तो आपको वो 2 डॉक्यूमेंट बताना है। आपको ये प्रूव करना है कि आपके वालिद या वालदा में से कोई एक इंडियन है और आप भी इंडियन है। जी। अगर आपकी पैदाइश दिसंबर 2 1987 के 2004 के बाद अगर है आपकी पैदाइश, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट बताना है। एक आपका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और आपको ये भी बताना होगा कि आपके वालिद और वालदा दोनों भी इंडियन सिटीजन है। तो ये कट ऑफ डेट्स आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कब बताना है आपको, जब आपको नोटिस दी जाएगी। नोटिस देने के बाद आपको एक एरिया पर बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताना होगा। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ये BLO के तरफ से एक ड्राफ्ट लिस्ट दी जाएगी। ये ड्राफ्ट लिस्ट में ये बहुत अहम चीज़ है, इसमें आपको चेक करना है कि आपका नाम है या नहीं है। अच्छा, अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में भी अगर नहीं है तो आपके BLO से कांटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर किसी के पास SSC सर्टिफिकेट नहीं है या वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो SSC तक नहीं पढ़े हैं, तो क्या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है TC वो भी चल सकती है? TC भी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। अभी जैसा मैं पहले बताया, जैसा SIR अभी ऑलरेडी हिंदुस्तान में स्टार्ट होकर 4 से 5 महीने हो रहे हैं और उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जी। ओके, पहले जो बिहार में SIR किया गया था उससे गाइडलाइंस अलग थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये थोड़ा प्रोसेस को ये सिंप्लीफाई किया जा रहा है। अभी वो भी थोड़ा एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। जो TC बोल रहे हैं SSC डॉक्यूमेंट, वो भी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, लोग उलझन पैदा कर रहे हैं कि आपको अपने माँ बाप अगर इंतकाल कर गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट रखना होगा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट रखना होगा। अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैं आपको बताया था कॉलम A-B-C, अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपको कोई दस्तावेज बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। जी हाँ। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है और आपके वालिद वालदा का भी नहीं है, तो मैं जैसा ये 12 डॉक्यूमेंट का जिक्र करा था उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए आप। डॉक्यूमेंट देने के बाद जो कट ऑफ डेट्स बताया मैं 1 जुलाई 1987 से पहले है तो कोई एक डॉक्यूमेंट, 87 और 2004 के बीच में है तो कोई दो डॉक्यूमेंट बताइए। ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई कीजिए और इसमें आपको कोई एक डॉक्यूमेंट होना वो जरूरी है। अभी काफ़ी लोग क्या बता रहे हैं कि मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास SSC मेमो भी है, पासपोर्ट में नाम अलग है, फिर SSC मेमो, कोई एक डॉक्यूमेंट जो सही है आपका वो एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए, बस काफ़ी है। हाँ, तो कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट जो है उसमें नाम अलग है, कोई कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम अलग है, 2002 की लिस्ट में नाम है उनका लेकिन नाम में कुछ फ़र्क है। जी, अब इसमें
कई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है। अब इसमें भी थोड़ी बारीकी से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम MA मोइज लिखा हुआ है 2002 में, अभी यहाँ पर 2026 के उसमें पूरा सारा मोहम्मद अब्दुल मोइज लिखा हुआ है, या MD अब्दुल मोइज लिखा हुआ है, या MOHD अब्दुल मोइज अगर लिखा हुआ अगर है, तो वो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। अच्छा। अभी BLO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ताकीद की गई थी कि इसको भी एक्सेप्ट कर ले। और ये अभी बूथ लेवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला गया BLO को कि वहीं पर अगर ऐसा कुछ नाम अगर है तो वहीं पर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर नाम आपका एक कैरेक्टरिस्टिक पे अगर आपका नाम चेंज हो रहा है तो वो मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम फजल है, FAZAL, बाई डिफॉल्ट 2002 की लिस्ट में मेरा नाम FAZAL के बदले में FAZIL आ गया, मतलब यहाँ पर नाम फाजिल हो गया, और मेरा नाम एक्चुअली फजल है। ये इसमें डिफरेंस है, एक कैरेक्टर है लेकिन ये दो नाम में डिफरेंस है। तो उसको आपको वही कॉलम C कॉलम B में अगर आप आ रहे तो डॉक्यूमेंट आपको नए फ्रेश डॉक्यूमेंट आपको ये बताना होगा। जी 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 जी। तो उसका भी प्रोसेस होता है, अखबारात में इश्तिहारात दो, फिर उसके बाद आपको फिर नाम तब्दील होगा। नहीं, अगर आप करंट आपका नाम क्या है 2002 की लिस्ट में आप टच नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें अगर गलत नाम आ गया तो अभी फिल वक्त कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, फिर अगर आप कॉलम B में या कॉलम C में है तो वो उसके तरफ से आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो काफ़ी है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, जहाँ तक फॉर्म 6 का सवाल है, फॉर्म 7 का सवाल है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फॉर्म 6 यानी अगर आपका नाम वोटर ID कार्ड लिस्ट में अगर आप नहीं है, फिल वक्त 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका नए सिले से आप ये वोट के लिए अप्लाई करना है, उसको बोलते हैं फॉर्म 6। बिल्कुल, फॉर्म 6 वो उसके लिए होता है। अब ये फॉर्म 7, ये अगर आपको आपका नाम अगर डिलीट करना है तो उसको बोलते हैं फॉर्म 7। अब यही जो नॉर्थर्न स्टेट्स है उसमें से यही निकल के आ रहा है, हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि कोई गुमनाम आदमी अगर आपका नाम अगर डिलीट करना है तो फॉर्म 7 फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये फलां के नाम पर मेरे को डाउट है, इनका नाम निकाल दिया जाए। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका नाम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल सकते हैं? डाउट क्या है? तहकीकात नहीं कर रही है अभी वही इलेक्शन कमीशन। अभी नॉर्थ स्टेट में, जो उत्तर प्रदेश में मोस्टली देखा जा रहा है, ये बल्क डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं फॉर्म 7 मुसलमानों के खिलाफ। तो ये हमको शऊर पैदा करना है, और ऐसे कम्युनिटी अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक्चुअली रूल क्या है फॉर्म 7। अगर फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म 7 भर रहा हूँ कि मुझे कुछ ये प्रॉब्लम है आपसे, तो मैं जब फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरे सिग्नेचर भी चाहिए फॉर्म 7, वरना रिजेक्ट करना चाहिए उसको। फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हो रहा नहीं है, तासुब की वजह से हो रहा नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग अपनी कौम अगर होशियारी से अगर काम ले तो इंशाल्लाह ये नाकाम किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जैसा कि मोहित साहब ने कहा है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सबूत ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो आबाई रियासत है गुजरात में आप देखेंगे कि एक मुकाम है वहाँ पर, यानी ये कहा जाए सलाबतपुरा मुकाम है, वहाँ के BJP कारपोरेटर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने बेशुमार मुसलमानों के नाम फॉर्म 7 के तहत हज़फ करवाए हैं और उसके खिलाफ शिकायत कर दी है मुसलमानों ने, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म है और इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए। अब इसका तोड़ क्या है बताइए आप? वही तोड़ इन द सेंस शऊर पैदा करना सबसे बड़ा तोड़ है इसका। अगर आपको अगर पता है कि ये काम हो रहा है तो सीधा जाके आपके जो नुमाइंदे हैं वो लोग के पास जाइए, आप वो लोग के पास जाकर फिर जो BLO होते हैं प्रूफ बताने के लिए ये बताइए। यानी फॉर्म 7 पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, दस्तखत होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जो कोई भी डिलीट करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर होना जरूरी है। उसके बाद जाकर आप BLO के पास अगर आपका नाम निकालने की कुछ शिकायत आई है तो आप आपके BLO के पास जाइए और उनका डिटेल्स मांगिए पहले आप। अच्छा। उनके डिटेल्स मांगने के बाद अगर वो इनवैलिड है तो BLO जब का जब भी फॉर्म 7 को रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहैसियत एक माहिर कानून, जैसा कि मैंने हमारे नाज़रीन को बताया, नाज़रीन जनाब अब्दुल मोइज साहब ना सिर्फ जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना म्युनिसिपल फेडरेशन के, बल्कि वो एक अच्छे कानूनदा भी हैं, LLM उन्होंने किया है। तो बहरहाल आप बहैसियत एक माहिर कानून के, आप क्या समझते हैं कि क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है।
हाँ। इसमें ये मुसलमानों में भी जो ये मशहूर लोग हैं, वो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लेटर्स लिख रहे हैं, और कई सियासतदान भी जो हैं, जो वो लोग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर्स लिख रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि उसको इनवैलिड करार दिया गया। लेकिन अभी जैसा आप बता रहे थे, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, जो फॉर्म 7 फिलअप कर रहे हैं, ना उनका नाम लिखा हुआ हो रहा है, ना मोबाइल नंबर लिखा हो रहा है, यानी तासुब की बुनियाद पर। ये जी हाँ, और ये बल्क तरीके से किया जा रहा है। सो एज ए कम्युनिटी, एज एन एसोसिएशन, अगर आप काम करें आपके इलाके में, तो ये सबको रोका जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ये लोग मर गए हैं, जबकि आपको बता दूं कि मुर्दों को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई थी इलेक्शन कमीशन के पास, और राहुल गांधी ने मुर्दों के साथ चाय पी है। तो अब क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती? अदालतों को मुतवज्जे नहीं करवाया जा सकता कि देखो इलेक्शन कमीशन इस तरह के मुजरिमाना हरकतें कर रहा है? ये सैकड़ों रिट पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए, और उसके ऊपर अभी बहस जारी है। अभी अब हमारा काम ये है, हाईएस्ट लेवल पे जो लड़ाई लड़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसका टाइम फ्रेम कितना है हमें पता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट 6 महीने भी ले सकती है, 2 महीने भी ले सकती है, 3 महीने भी ले सकती है। जो फिलवक्त अपने पास जो काम है, अगर हम लोग ऐसे सोसाइटी अगर काम करें, तो इंशाल्लाह तेलंगाना में ये काम नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अक्सर हमारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर जिम्मेदार होते हैं, हम तैयारी नहीं करते, दस्तावेज़ात को स्ट्रीमलाइन करके नहीं रखते, एक फाइल नहीं बना के रखते, बिखरे हुए होते हैं हमारे दस्तावेज़ात। तो क्या आप मशवरा देंगे? देखिए, मैं लास्ट 16 साल से एक मी सेवा चला रहा हूँ जी, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आप जैसा बताए कि मुसलमानों में एक तैयारी करना बिल्कुल नहीं है। ओके, लास्ट ये मूवमेंट अपना काम करते हैं, और कई लोग ये समझते हैं कि खाली वोटर आईडी रखना यानी खाली इलेक्शन के टाइम पे वोट डालना है। ये सरासर गलत चीज़ है। आपको ये शऊर पैदा करना है कि वोटर आईडी कार्ड खाली एक आपका वोट डालने का औजार ही नहीं है, लेकिन आपकी सिटीजनशिप तक की बात है। जी। तो इसलिए हर एक से बोल रहा हूं मैं कि आप लोग अगर आपका फिलवक्त अगर 2026 में अगर आपका नाम नहीं है, तो आप लोग फॉर्म 6 फिलअप कीजिए। आपका BLO का इंतजार नहीं कीजिए, कोई भी ऑनलाइन सेंटर से मी सेवा सेंटर पे आप जाइए और फॉर्म 6 फिलअप कीजिए। ये फॉर्म 6 फिलअप करने के लिए आपको आपका आधार कार्ड, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको एक फ़ोटो लेके जाना है। आपके मी सेवा सेंटर पर जाइए और इंशाल्लाह फॉर्म 6 फिलअप कीजिए आप। जी। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक आप देखेंगे कि फॉर्म 6 का सवाल है, आपने फॉर्म 6 के बारे में भी बताया है, फॉर्म 7 के बारे में भी बताया है, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर खौफ करना चाहिए, कहाँ पर खौफ नहीं करना चाहिए? देखिए, खौफ करना इन द सेंस जैसा आपकी यानी फिक्र में मुब्तला होना चाहिए। कोई फिक्र में, अब जैसा फॉर्म 7 की बात होगी, अगर मेरा नाम अगर लिस्ट में भी अगर है, उसके बाद अगर कोई फॉर्म 7 अगर अप्लाई कर दिया, अगर मैं बेखौफ होकर मैं घूम रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, तो SIR में से मेरा नाम, लिस्ट में से नाम रखा जाए, नाम निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट SIR प्रोसेस हुए तक ओके, हमें ज़रा होशियार होना होगा, और एज ए कम्युनिटी अगर आपको काम करना होगा, जिम्मेदारी से काम करना होगा। ये काम कोई एक XABC से ये होने वाला नहीं है। हज़ारों लोग, लाखों लोग मुत्तहिद होकर ये काम करना है, जब भी जाकर आपको SIR सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन तेलंगाना में किया जाएगा। और ये जो SIR 2026 है, ये एक बेंचमार्क होगा। अच्छा, बेंचमार्क होगा। अगर आपको ये मैं कुछ आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी कानून पास कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता, कि जिसका भी नाम 2026 के SIR की लिस्ट में, उन्होंने आगे पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर यह कानून निकल गया, तो आप पासपोर्ट भी अप्लाई करने के काबिल नहीं रहेंगे आप। तो ये गौर व फिक्र करने वाली बात है। 2026 में आपका नाम SIR इसमें होना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं, वो भी फॉर्म 6 के ज़रिए अपने वोटर होने का इंदराज करवाएं, यानी वोटर बन जाएं, फॉर्म 6 फिल करें, और 2026 में आप वोटर बन जा सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है। हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनेगा, हर पड़ोसी का, हर, मैं समझता हूँ कि मसाजिद के आइमा व खतीब साहबान का और अखबारात का, सहाफ़त का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मुसलमानों की इस मामले में नुमाइंदगी करें। और आपको ये भी बता दूँ कि जनाब आमिर अली खान साहब, जिन्होंने सियासत फाउंडेशन कायम
कायम करते हुए मुस्लिम लड़कों की और लड़कियों की माशी व तालीमी हालत को सुधारने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा था कि किसी माहिर को तलब किया जाए, मदऊ किया जाए, तो हमने जनाब अब्दुल मोईद साहब को मदऊ किया हमारे स्टूडियो में। और आपको बता दूं कि इन्होंने जो भी बातें बताए हैं उस पर ज़रूर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, बल्कि आप अगर तासुब व जानिबदारी भी आपसे बढ़ती जा रही है तो उसका बाआसानी मुकाबला कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का एक उसूल रहा है कि हम अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं और हम यही चाहेंगे जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब से कि वो भी इस सिलसिले में हमारे जो नाजरीन हैं, इवन हमारे सियासत अखबार के क़ारीन हैं, उन्हें भी एक मैसेज दीजिए। देखिए, कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास वोटर आई डी कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, आधार कार्ड है, क्योंकि फिर भी हमें SIR में हमारा नाम नहीं है। तो खाली ये 4 डॉक्यूमेंट रहने से आपका कुछ SIR में नाम शामिल नहीं होगा। इससे पहले जैसा मैं बताया था 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। और जो मैसेज है मेरा, ये मैसेज ये सारे एसोसिएशंस को है, ऐसे कम्युनिटीज़ को है, मस्जिद के एसोसिएशंस को भी है कि आप लोग ऐसे कम्युनिटी काम कीजिए। ऐसे कम्युनिटी कई लोग हैं जो जिसको SIR का ABCD पता नहीं है, जी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मशगूल है। तो वैसे लोगों के पास आप लोग जाइए और देखिए कि आपके पास, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, सबसे पहले ये सर्च करने की कोशिश कीजिए कि 2002 की लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। अगर है तो उनको सीरियल नंबर और पार्ट नंबर लिख के दीजिए, जैसा वो BLO आएंगे उनको देने के लिए बोलिए। अगर ऐसे कम्युनिटी अगर आप काम नहीं करेंगे तो SIR के इसके जो बाद में जो ये प्रॉब्लम्स हो गए बहुत बड़े होंगे। जी जी, बहुत ही प्यारा मैसेज इन्होंने दिया है और मैं समझता हूं कि इस मैसेज के बाद आप में यकीनन शऊर बेदार होगा और ना सिर्फ आप अपने घर वालों, अपने अरकान ख़ानदान को, बल्कि अपने पड़ोसियों में भी ये शऊर बेदार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, SIR का ताल्लुक सिटीजनशिप से है, शहरियत से है, और फिल वक्त जिस अंदाज में मुसलमानों के साथ तासुब और जानिबदारी बढ़ती जा रही है उसका मुकाबला आप अपने दस्तावेज़ात से कर सकते हैं। और जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद ने जिस अंदाज में आपको अच्छी बातें बताई हैं, आपने शऊर बेदार करने की कोशिश की है, उससे ज़रूर इस्तेफादा कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर साहब।